हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड, आज हम आपसे बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपके सेमेस्टर 4 के लिए एसओएल रेगुलर एनसीवेब कॉलेज सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपको एनी डाउट क्वेश्चन देन आप ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पूछने के किस तरीके से टाइप से। आपको यहाँ सामने 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, जो कि तीनों का क्वेश्चन का मतलब सेम है और तीनों का आपको एक ही आंसर देना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के याथार्थवादी सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आपको ये क्वेश्चन दे सकता है, अथवा में अगर आपको ये क्वेश्चन देते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मॉर्गनथाउ के याथार्थवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो फ्रेंड, ये एक राइटर है जिसके याथार्थवाद का महत्वपूर्ण योगदान किस तरीके से रहा है उस पर टिप्पणी करना। और ये मॉर्गनथाउ के याथार्थवादी 6 सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो फ्रेंड, ये आपके सामने 3 क्वेश्चन दिखने को मिल रहे हैं। इसमें से आपके एग्जाम में आने के 90% चांस होती है, तो आपके एक भी क्वेश्चन आता है तो आप आंसर यही लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं याथार्थवादी सिद्धांत होते क्या है। तो आंसर पे हम चलते हैं। याथार्थवादी सिद्धांत फ्रेंड हम बता देते हैं कि जो हम अपनी सुरक्षा के लिए तैयार होते हैं युद्धों के लिए, अगर हमारे देश में युद्ध हो रहा है उसके लिए हम पहले से तैयार हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, उसी को हम ये कह सकते हैं कि वो याथार्थवादी देश है। तो चलिए देखते हैं। याथार्थवादी सिद्धांत शक्ति, सशस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। यथार्थवाद शक्ति और राष्ट्र हित पर जोर देता है। इसका जन्म इस आधार पर हुआ है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसे अपनी रक्षा के हर समय दूसरे को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि यथार्थवाद जो सिद्धांत है वो एक शक्ति हो, शस्त्र हो, युद्ध हो को मानव स्वभाव की विशेषता मानते हैं, जिसमें अपनी रक्षा के लिए हम तैयार होते हैं। इसका जन्म इस आधार पर हुआ है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अपनी रक्षा के हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए हमें तैयार रहना है। मतलब दूसरा हमें मारे उससे पहले हम उसे मार दें। याथार्थवाद पिछले 2000 साल से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख दृष्टिकोण रहा है, लेकिन एक विषय के रूप में याथार्थवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकप्रिय हुआ है। जो कि याथार्थवाद था हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उससे बाद ही हमारे याथार्थवाद पर आया है। तो देखिए, प्राचीन काल के चिंतों में, अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ राइटरों ने अपनी अपनी बुक लिखी है। उन्हीं बुकों में याथार्थवाद की विवेचना की गई, जैसे चीन के सुनजुक की पुस्तक जिसमें आर्ट ऑफ वार के बारे में बताया है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, थीटूसाइड की पुस्तक हिस्टोरिक ऑफ द पिनोपिनियंस वार एंड मैक्लोवारी की पुस्तक द प्रिंस, हब के लेविथन में आदि में याथार्थवाद के विचार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन काल में जो ये राइटर है उनकी कुछ बुकें हैं, उनके बारे में याथार्थवादी दिखते हैं। चलिए, याथार्थवाद क्या होता है। याथार्थवाद के लिए अंग्रेजियों में रियलिस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजी में जो रियलिस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, रियल शब्द ग्रीक भाषा के रीस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वस्तु ज्ञानेंद्रिय प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हो, जिसके मुख्य विचारक हंस से मार्गोथाउ में H.R.K. रेनहोल्ड, जॉन कैनन आदि भी शामिल हो सकते हैं। तो याथार्थवाद को अगर हम अंग्रेजी के शब्दों में देखें तो रियलिस्ट कह सकते हैं, जो कि रियल यानी रियल या ग्रीक भाषा की ली गई है और ये रीस शब्द से लिया गया है, और जिसका वास्तविक अर्थ होता है हमारी ज्ञानेंद्रिय प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के याथार्थवाद के विरुद्धवाद याथार्थवाद का उदय माना जाता है। याथार्थवाद का आदर्शवाद भविष्य के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की बात करता है जो शक्ति, राजनीति, अनैतिक और हिंसा से मुक्ति हो। याथार्थवाद पर विचार किस प्रकार। देखिए, यहाँ पर एक राइटर दे रखे हैं, उन्होंने अपने विचार बताया गया, तो उनकी विचार किस तरीके से देखते हैं। थुसीडाइड्स के अनुसार आपको नाम की जो अक्षर है वो ध्यान से देखना है और इसको सही से लिखना है।
क्योंकि आपके मार्क्स अगर राइटर नेम लिखते हैं तभी अच्छे मिलेंगे। अधिक शक्तिशाली राज्य में युद्ध जीतने की संभावना अधिक होती है। तो हमने पहले ही बताया था जो अधिक शक्तिशाली देश होगा उसकी जीतने की संभावना भी अधिक होती है। शक्तिशाली राज्य ही युद्ध का परिणाम निर्धारित करता है। जो हमारे सामने मजबूत होगा, जो शक्तिशाली होगा, वही हमारा रिजल्ट जीतेगा। चाणक्य युद्ध अनैतिक नहीं बल्कि वीरता का परिणाम है। जो चाणक्य युद्ध है वह अनैतिक नहीं है, वीरता का परिणाम है। अब जिस तरह प्राकृतिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य आत्म संरक्षण होता है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध के राज्य का भी यही उद्देश्य होता है। जिस तरीके का हर व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए आत्म संरक्षण करता है, उसी प्रकार हर देश को भी अपने आत्म संरक्षण करने की होती है। उसके लिए यथार्थवाद की सिद्धांत को अपनाता है। यथार्थवाद सिद्धांत का आधार मैकियावेली ये विचार करता है कि मैकियावेली मनुष्य शास्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है। मतलब मनुष्य अपनी रोटी धन के लिए लड़ रहा है, परंतु इन विचारों में से प्रथम दो अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य शास्त्र, धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शास्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। मॉर्गन थाउ का यथार्थवाद। मॉर्गन थाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत की विवेचना अपनी पुस्तक राष्ट्र के मध्य राजनीति में दिया है। देखते हैं मॉर्गन थाउ के अनुसार यथार्थवाद का अभिप्राय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्र के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी होती है। मतलब जैसे कि हम चीन और अपने देश को भी देख सकते हैं या पाकिस्तान को देख सकते हैं, अपने देश से कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो हम उसके बचने के लिए अपने को शक्तिशाली कैसे बनाते हैं, उसी को यथार्थवाद कहते हैं। मतलब लड़ाई होने पर, दुश्मनों से युद्ध होने पर हमें खुद को, अपने आप को आत्मरक्षा और प्लस शक्तिशाली खुद को बनाना है। तो यहाँ पर मॉर्गन थाउ के अनुसार कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित आपस में टकराते हैं। संघर्ष की स्थिति में अपने राष्ट्रीय हित को संरक्षित रखना हर राष्ट्र की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र विभिन्न माध्यमों का सहारा ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश विदेश में भी अपनी अपनी नीति, अपना अपना लक्ष्य, गोल बनाया जाता है कि कैसे हम लोगों से लड़ेंगे, अपने देश दूसरे देश से लड़ेगा तो हम किस तरीके से जीतेंगे, उसके लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इसी तरह यथार्थवादी आदर्शवादियों के विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवीय मूल्य के माध्यम से राष्ट्रीय हित को संरक्षित नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक राष्ट्र को यथार्थवादी होकर अपनी विदेशी नीति का निर्माण करना चाहिए। मॉर्गन थाउ का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उद्देश्य कुछ भी हो सकते, उसका तात्कालिक उद्देश्य होता है। मतलब इमरजेंसी में उनकी शक्तियाँ ही काम आती है। तो शक्ति किस प्रकार आती है? शक्ति से मॉर्गन थाउ का अर्थ होता है राष्ट्रीय हित। यदि कोई राष्ट्र अपने विदेश नीति के माध्यम से शक्ति को प्राप्त कर लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्र ने अपने राष्ट्रीय हित सुरक्षित कर लिया। शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व है। मतलब उनका पहला तत्व शक्ति ही होता है। अगर वे सुरक्षित अपने आप को महसूस करते, अपने राष्ट्र के हित के लिए लड़ते हैं, तो उनकी यही शक्ति होती है जिससे वो चाहे तो जीत सकते हैं। तो देखिए, अपने बात को साबित करने के लिए मॉर्गन थाउ ने 6 सिद्धांत दिए जो निम्नलिखित है। जो ये राइटर है, इन्होंने अपने विचारों को प्रूव करने के लिए कितने 6 सिद्धांत दिए। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय व्यवहार पर आधारित होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है वह मानव के व्यवहार पर आधारित हो सकता है। हम कह सकते हैं कि मॉर्गन थाउ मनुष्य को एक स्वार्थी प्राणी मानता है, जो कि हमेशा अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरों के साथ संबंध बनाता है, उसके लिए लाभदायक होता है। यही बात राज्य पर भी लागू होती है, क्योंकि राज्य व्यक्तियों से मिलकर बना, अतः राष्ट्र को भी उन राष्ट्रों से को संबंध को विकसित करना चाहिए जिससे उनके राष्ट्र सुरक्षित रह सके। तो जो कि आप ये देख सकते हैं, ये जो राइटर है मॉर्गन थाउ, उन्होंने कहा है कि मनुष्य किस प्रकार स्वार्थी, मतलब अपने हित का सोचता है। आप आजकल के रिलेशनशिप भी देख सकते हैं कि सभी स्वार्थी लोग होते हैं, अपना फ़ायदा ही देखते हैं। उसी तरह अपने जो हमारा राज्य से मिलकर ही हमारा देश बनता है, और तो अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, विकसित करने के लिए हमें एकजुट रहना चाहिए और अपने हित को ही देख के सुरक्षित करें। राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित भी करना होता है। मॉर्गन थाउ ने शक्ति को राष्ट्रीय हित पूरा करने का साधन बताया है। देखिए, शक्ति के बिना
राष्ट्रीयता को पूरा नहीं किया जा सकता। यदि राष्ट्रीय हित सुरक्षित हो गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्र ने शक्ति प्राप्त कर ली। कभी कभी आवश्यकता हो सकता है अपनी विदेशी नीति को नैतिक आवरण पहनावा जा सकता है, परंतु व्यवहार में सदैव यथार्थवाद रहना चाहिए। मतलब कि जो हमारा राष्ट्रीय हित है वो शक्ति के रूप में भी प्रेरित हो सकता है कि हम अपनी तरफ से पूरी मजबूत अपनी शक्ति को लेकर तैयार है, तभी हमारा राष्ट्र हित हो सकता है। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, राष्ट्र हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। राष्ट्र हित को दो भागों में बांट सकते हैं, मतलब इसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए उसको जीवन अपरिवर्तनीय होता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र का परिवर्तनीय हित उस राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रभुत्व होता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को हर कीमत पर अपरिवर्तन हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जो राष्ट्र हित है उसका निश्चित अर्थ हम नहीं लगा सकते, पर हम दो भागों में बांट के ये बता सकते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने अपरिवर्तन होता है जीवन को लेके, उसी प्रकार एक राष्ट्र को भी अपरिवर्तन करना होगा कि उसका एकता, अखंडता, संपूर्णता ये सारे उसके लिए मायने रखते हैं। परिवर्तनीय हितों की प्राप्ति हो ना हो, परंतु अपरिवर्तनीय हित विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। राष्ट्र हित परिवर्तनीय होता है, मोर्गो थाव कहता है, सदैव इसकी पूर्ति करना चाहिए। 4 पॉइंट हम देख सकते हैं कि राष्ट्र हितों का स्वरूप परिवर्तनीय हो सकता है, मतलब राष्ट्र हित है वो चेंजेबल है, वेरिएबल है। मोर्गो थाव का कहना है कि राष्ट्रीय हितों का स्वरूप स्थायी नहीं होता, समय परिवर्तित के अनुसार राष्ट्र के हित बदलते रहते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता और ना कोई शत्रु बन जाते और शत्रु मित्र हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मूल्य को नहीं अपनाया जा सकता। मोर्गो थाव इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्तिगत नैतिकता और राष्ट्रीय नैतिकता में अंतर मानते हैं। यदि कोई राष्ट्र अपने विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्र हित को सुरक्षित कर लेता है तो उसका अभिप्राय है कि उसने एक नैतिक कार्य किया, चाहे वह अनैतिक कार्य ही क्यों ना। मतलब कि हम अपनी सुरक्षा अगर कर लेते हैं वह नैतिक कार्य माना जाएगा, बेशक वह नैतिक ना हो, मतलब अनैतिक हो। छठा पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपनी स्वसत्ता। मोर्गो थाव राजनीतिक अर्थवाद राजनीतिक क्षेत्र में स्वसत्ता में विश्वास करता है। ये शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय हित पर उसी प्रकार बल देता है जैसे कि अर्थशास्त्र को ले सकते हैं, संपत्ति के संदर्भ में आर्थिक हितों पर ध्यान देता है या केंद्रित कर सकता है। तो देखिए इसमें कई लेखकों ने मोर्गो थाव के याथार्थवादी सिद्धांतों की आलोचना की है। तो इसकी आलोचनाएं क्या क्या हो सकता है? मानव स्वभाव का वास्तविक चित्रण। मोर्गो थाव मानव को स्वार्थी मानता है और कहता है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों को विकसित करते हैं। मतलब जो ये राइटर थे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनुष्य क्या मानते हैं, अपने आप को स्वार्थी और लोगों से संबंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपने हित का चाहते हैं। जो व्यक्ति उसके साथ अपने संबंधों को बनाए रखता है, जैसे स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो वो संबंधों को तोड़कर दूसरों के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। यही बात राष्ट्र के ऊपर भी लागू होती है, जो पूरी तरह से उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना ही कि राष्ट्रीय हित को देता है। तो आप फ्रेंड आजकल के एग्जाम्पल देख ही सकते हैं कि रील में क्या क्या होता है। उसी प्रकार अपने राष्ट्र के लिए भी हमें यही कर रहे हैं कि संबंध बनाते हैं और तोड़ देते हैं। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। तो ये आप एक एग्जाम्पल में अपने भाषा में लिख सकते हैं कि इनकी आलोचना की गई कि उन्होंने मनुष्य को लेकर बताया है। बैरो, अब ये भी राइटर है, देखिए बैरो वारसमैन के अनुसार इन्होंने कहा है कि इसने मोर्गो थाव के सिद्धांत को निरपेक्ष एवं अप्रामाणिक आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित माना है। शक्ति को साध्य एवं साधन दोनों मानता है। मतलब जो बैरो वारसमैन है उन्होंने कहा है कि शक्ति को साध्य और साधन दोनों मानना चाहिए। हॉजमैन के अनुसार शक्ति केवल एक माध्यम है हॉजमैन के अनुसार कहा गया है कि शक्ति एक माध्यम है जिससे राज्य अपने लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इससे साक्ष्य या साध्य लक्ष्य मानना अराजकता और युद्ध को बढ़ावा देना। मोर्गो थाव शक्ति को साध्य एवं साधन दोनों मानता है, जिसकी आलोचना की गई है। रॉबर्ट टक्कर और केनेथ बोल्टेज के अनुसार
मोर्गोथाव के सिद्धांत को यथार्थवादी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्हें चाहिए शब्द को अपने सिद्धांत में अधिक प्रयोग किया है, जो आदर्श का प्रतीक है। हेजमैन मोर्गोथाव के सिद्धांत को पावर मोनिज्म, शक्ति का अद्वैतवाद का नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो हेजमैन है उनके द्वारा पावर मोनिज्म, शक्ति का अद्वैतवाद का नाम दिया गया। रॉबर्ट टक्कर, यदि मोर्गोथाव के सिद्धांत को ठीक मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी राज्य का कोई भी कार्य अनैतिक नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम निष्कर्ष में इतना ही लिख सकते हैं कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का मुख्य दृष्टिकोण है, कि हम इंटरनेशनल का कैसे अध्ययन लर्निंग करते हैं उसका ये दृष्टिकोण है। जो शक्ति राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल देता है, ये आदर्शवाद से सहमत नहीं है, क्योंकि ये नैतिकता के स्थान पर मानवीय मूल्य का पालन नहीं करना चाहिए की बात करता है। मोर्गोथाव शक्ति को राष्ट्र हित के रूप में परिभाषित करता है, शक्ति को साध्य मानते जो अराजकता को जन्म देती है। तो फ्रेंड ये आज के आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, देख सकते हैं आप 3 क्वेश्चन। हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए तो तीनों को प्रॉपर आंसर बताया, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इजीली। और ये आपके सेमेस्टर 4 के लिए इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डाउट क्वेरी हो आपके एग्जाम के लिए, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तीनों को आंसर भी एक्सप्लेन किया गया है। तो चैनल पर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।